एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, हाल ही में उनका देहांत हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग ये कहते हैं कि भारत की एक फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी ये चर्चा नहीं करता कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशल कॉस्ट्स क्या थे, और सबसे बड़ा सोशल कॉस्ट ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने खालिस्तान टेररिज्म का सीड क्रिएट किया था पंजाब में। आज के इस वीडियो में ये ग्रीन रेवोल्यूशन का और खालिस्तान के लिंक को समझने की कोशिश करेंगे। 22 मार्च 1940 की बात है कि जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, और लाहौर रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने ये चर्चा करी कि जो पंजाब है उसका बंटवारा होना चाहिए और एक पंजाब पाकिस्तान क्रिएट होना चाहिए। जब उन्होंने ये बात बोली तो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बेसिकली हिंदुस्तान को क्रिएट करने के लिए एक लड़ाई लड़ रही थी, और ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रमोट की गई मुस्लिम लीग जो है उसने लाहौर रेजोल्यूशन के बाद एक पाकिस्तान की डिमांड चालू करी। उस समय सिख कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा वॉइड फील हुआ। सिख कम्युनिटी को, पंजाब में जो रहते थे, उनको ये लगने लगा कि भाई अगर कांग्रेस जो है, जिसको सिख कम्युनिटी मानती थी कि एक हिंदू संस्था है, अगर वो एक हिंदुस्तान की बात कर रही है, और यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है ये एक पाकिस्तान की बात कर रही है, और ये पाकिस्तान में से भी वो पोर्शन चाह रहे हैं जो पंजाब का है, जो सिखों की टेरिटरी है, तो भैया अगर इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए तो मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, तो सिखों को क्या मिलेगा। तो आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि जब लाहौर रेजोल्यूशन आया था 1940 के बाद, सिखों के मन में एक ऐसा टेरिटोरियल वॉइड पैदा हुआ। और ये बड़ा सरप्राइजिंग और आयरॉनिकल है, क्योंकि सिखों के मन में ये टेरिटरी के साथ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। क्योंकि सिखों के जो 10 गुरु थे, इनफैक्ट इवन जो गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली थी कि सिखों के पास कोई टेरिटरी है। उन्होंने कभी भी टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ सिख कम्युनिटी के बारे में चर्चा नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि वर्ल्ड वाइड सिख कम्युनिटी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में मानेगी। गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु होंगे और कोई व्यक्तिगत तौर पे 11वां गुरु नहीं होगा। तो सिख टेरिटोरियलाइजेशन का जो ये एक इंटेलेक्चुअल डिमांड पैदा हुआ, ये एक वॉइड था, एक माइंड गेम था जो उस समय पैदा हुआ 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती गई, उस समय सिखों के मन में ये आने लगा कि भाई अगर हमारे को टेरिटरी नहीं मिलेगी तो फिर हमारा रहना कैसे होगा। और जितना मुस्लिम लीग उस समय अड़ रही थी पाकिस्तान को लेके, उतना ही ज़्यादा सिख कम्युनिटी के अंदर एक डिस्कशन और चालू हो गया। 1920 में एक पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में बनी थी जिसका नाम था अकाली दल। अकाली दल इनिशियली जो बनी थी वो गुरुद्वारों का कंट्रोल लिबरेट कराने के लिए बनी थी, महंत सिख महंतों से। और उसके बाद जब फाइनली गुरुद्वारा एक्ट 1925 पास हुआ था तो वो अकाली दल की एक सबसे पहली विक्ट्री मानी जाती है। जब ये टेरिटोरियलाइजेशन का थॉट प्रोसेस 1945-46 में चल रहा था, तो उस समय 1945-46 के समय मास्टर तारा सिंह जो थे, जो कि अकाली दल के एक लीडर थे, उन्होंने ये बात बोलनी शुरू करी। और इस थॉट से जो तारा सिंह ने दिया, उस तारा सिंह के इस थॉट को आगे इग्निशन मिला आने वाले समय में। तारा सिंह ने ये बात बोली कि भाई जो सिख कम्युनिटी की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी, वो इसलिए उन्होंने की थी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते थे, और वो पॉलिटिकल कम्युनिटी मैनिफेस्ट कर सकती है एक पंजाबी सूबे में। देखिए, ये तारा सिंह का खुद का इंटरप्रिटेशन था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि जो ये सिख धर्म की मैं स्थापना कर रहा हूँ ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल जो है उसका खुद का क्रिएटेड नैरेटिव था, और अकाली दल ने खुद ये बात बोली कि भैया सिख कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के नज़रिए से देखना है, और वो नज़रिया तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर सिखों को एक पंजाबी सूबा मिलेगा। इसी कारण से आप देखिए कि अकाली दल के 3 मेंबर्स का एक डेलीगेशन 1948 में बी आर अम्बेडकर को भी मिला था, और उन्होंने अम्बेडकर साहब से जाकर ये बात भी बोली कि लिंग्विस्टिक रिकग्निशन के बेसिस पे पंजाबी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करते हुए, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन को रिकग्नाइज करते हुए एक पंजाबी सूबे की क्रिएशन होनी चाहिए। लेकिन उस समय जो है ये डिमांड को खारिज कर दिया गया, और जब ये खारिज हुआ तो उस समय सिखों के मन में और वॉइड पैदा हुआ। सिखों को ये लगा कि भाई हिंदुस्तान ने हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारी इस एक सेपरेट सूबे की डिमांड को रिजेक्ट क्यों किया। और भूलिएगा मत कि लिंग्विस्टिक रिकग्निशन के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि उस समय स्टेट्स क्रिएट नहीं किए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश का क्रिएशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही किया गया था, लैंग्वेज के ही बेसिस पे किया गया था। लेकिन पंजाबी सूबे को जब रिजेक्ट किया गया तो ये एक सिखों के ऊपर एक और ब्लो आया।
और जब ये एक ब्लो आया तो सिखों को ये वर्ड और चुभने लगा कि भाई हमारे को सेपरेट सूबा नहीं मिला। खैर, इसकी वजह से पंजाब में एलाइनेशन चालू हुई, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक फर्मेंट चालू हुआ। और जब पंजाब का सूबा नहीं बना तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये होने लगा कि जो अकाली दल थी उसने एक सूबा मूवमेंट चालू कर दी। तो 1948-49 से जब ये सूबा मूवमेंट चालू हुई तो अकाली दल एक ही डिमांड पे अड़ा रहा कि हमें हर हालात में एक पंजाबी सूबा बनवाना है। लेकिन ये पंजाबी सूबे की लड़ाई जो अकाली दल ने चैंपियन करी, ये बार बार सेंटर की तरफ से रिजेक्ट होती थी। 1965 में भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में एक जंग हुआ। इस जंग के दौरान जो पंजाब स्थित बॉर्डर था, उस बॉर्डर के पास सिख पॉपुलेशन ने भारत की आर्मी की बहुत मदद करी। उनको लड़ाई लड़ने में भी मदद करवाई, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाने में भी मदद करवाई। और जब ये हुआ तो उसके बाद 1966 में भारत की सरकार ने एक निर्णय ये लिया, और भारत की सरकार उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भाई 1966 में पंजाब की पॉपुलेशन को, क्योंकि उन्होंने भारत की आर्मी की बहुत मदद करी 1965 की जंग जितवाने में, तो हमें उनको एक रिवॉर्ड देना चाहिए। और ये रिवॉर्ड दिया गया पंजाबी सूबा क्रिएट करके। तो 1966 में जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जो मालवा रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड थी, उस इलाके को लेके बाकी थोड़े से इलाके इधर उधर से तोड़ जोड़ के एक पंजाबी सूबे की क्रिएशन की गई। अब जब 1966 में पंजाब का क्रिएशन हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी के मन में एक ये थॉट था कि भाई पंजाब का क्रिएशन अगर हमने कराया है तो जाहिर सी बात है कि जो पंजाब की पॉपुलेशन है, जो सिख पॉपुलेशन है, वो हमारे फेवर में वोट करेगी, क्योंकि हमने उनकी बड़ी पुरानी डिमांड को फुलफ़िल कर दिया। लेकिन आप याद करेंगे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1948 से पंजाबी सूबे की मूवमेंट को चलाने वाले तो अकाली थे। तो जैसे ही पंजाबी सूबा क्रिएट हुआ, ये पंजाब का सूबा 1966 में पैदा हुआ, तो उस समय अकाली दल ने बोला कि देखो भाई, हम तो 1948 से इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, हमने ये डिमांड आपकी पूरी कर दी। और लोगों के बीच अकाली दल को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग भी थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अकाली दल ही थी वो पार्टी जो हमारे सामने इसी चीज़ को लेके लड़ रही थी, पंजाबी सूबे को लेके। तो हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस की कैलकुलेशन थी कि उनको ये था कि भाई अगर हम पंजाबी सूबा क्रिएट कर देंगे तो पंजाब की पॉपुलेशन की सिंपैथी जो है वो कांग्रेस की तरफ आ जाएगी, वो चेंज होके बेसिकली अकाली की ओर चली गई। और जैसे ही वो अकाली की ओर चली गई तो कांग्रेस पार्टी को एक खुद भी बड़ा झटका सा लगा। उनको लगा कि यार हमने इतनी बड़ी डिमांड फुलफ़िल कर दी, और इतनी बड़ी डिमांड फुलफ़िल करने के बाद भी जो है अकाली दल सारा वोट बैंक खींच के ले गया। अकाली दल इस चीज़ को एक विक्टोरियस मानने लग गया, और लोगों ने अकाली दल के ऊपर फेथ रखना शुरू कर दिया कि भाई यही एक पार्टी है जो शायद हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल करा सकती है और सिख पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। अब गेम रचा गया कि किस तरीके से अकाली दल का जो होल्ड है पंजाब की पॉपुलेशन के ऊपर, उसको तोड़ा जाए। और इसको तोड़ने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में कंसेप्चुअलाइज किया गया एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 में भारत के पास फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, इस बात के ऊपर कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। लेकिन इस फूड शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए भारत की सरकार की जो नीति अपनाई, वो नीति थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने पंजाब के राज्य को स्पेसिफिकली चुना। 1966 में पंजाब के राज्य को स्पेसिफिकली चुना। अब भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को यदि आपको करना था तो आप इसको उन एरियाज़ में भी कर सकते थे, आंध्र प्रदेश के रीजन में, कर्नाटका के रीजन में, तमिलनाडु के फ्रिंज वाले रीजन में, जहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस नेचुरली सूटेबल थे। पर आपने जानबूझ के उन राज्यों में जहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जनरली सूटेबल थे उनको नहीं चुना। आपने पंजाब जैसे राज्यों को चुना जहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सूटेबल नहीं थे। अब पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट किया गया तो उस समय निर्णय ये लिया गया केंद्र सरकार के तहत कि हम पंजाब के राज्य को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बाद पंजाब के राज्य में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट करवाई जाएंगी, ग्राउंड वाटर को निकाला जाएगा, इस ग्राउंड वाटर का प्रयोग करवाया जाएगा। इस ग्राउंड वाटर के प्रयोग के तहत हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के साथ फर्टिलाइजर्स का मेल करके हम फूड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे।
मैंने आपको ये बात बताई कि कई भारत में ऐसे इलाके उस समय एग्जिस्ट करते थे जहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन नेचुरली सूटेबल थी, जहाँ पर आपको आर्टिफिशियली इरिगेशन सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ पर अगर आप सिर्फ हाई यील्ड वेराइटी सीड देते तो नेचुरल इरिगेशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी इतनी अच्छी थी कि उन इलाकों में ऑटोमेटिकली ग्रीन रेवोल्यूशन एक पॉजिटिव रिजल्ट देता। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को पंजाब में इस कारण से चलाया जाए ताकि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट चैंपियन करके पंजाब में लेके आती है तो उस कारण से एक चीज़ ये तय हो जाएगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाली दल का जो होल्ड है और जो अकालियों ने एक विक्ट्री क्लेम करी है कि पंजाबी सूबा हमने क्रिएट करवा दिया, वो विक्टोरियस क्लेम तोड़ पाए। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को चालू किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स दी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आपने इरिगेशन फैसिलिटी बनाने के लिए आपको सपोर्ट तो लोकल सरकार का ही चाहिए था, जो कि राज्य की सरकार थी, और राज्य की सरकार अकाली सरकार थी। अकाली दल की जो पार्टी थी वो जनरली 1966 से पहले तक बेसिकली रूरल मास बेस वाली पार्टी थी। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि भाई सेंटर ने सीड्स और फर्टिलाइज़र देना तो चालू कर दिया, लेकिन अकाली दल को जिसको इरिगेशन प्रोवाइड करना था, पंप्स प्रोवाइड करने थे, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रैक्टर प्रोवाइड करने थे, वो तो राज्य सरकार देगी। तो अकाली दल के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण एक भारी मात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन आया, और अकालीज जो थे वो आज की डेट में उस समय 1966 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ तो वो एक क्रेडिट सप्लायर टाइप बन गए। वो टाइप के ठेकेदार बन गए जो कि भाई इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, वो टाइप के ठेकेदार बन गए कि जिनके थ्रू पंप्स प्रोवाइड होंगे, ठेकेदार बन गए जिनके थ्रू ट्रैक्टर प्रोवाइड होगा। यानी कि अकाली दल के होल्ड को तोड़ने के लिए इन्होंने अकाली दल के अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। और ये अकाली दल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि भाई अकाली दल का होल्ड पूरा टूट जाए और फार्मर सारे जो पंजाब के हैं वो एकजुट होकर कांग्रेस की ओर आ जाएं, ये सोच के कि भाई हमारे लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिला कि केंद्र ने ग्रीन रेवोल्यूशन तो अपनाया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को क्योंकि एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की थी और वहाँ पर राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान था, तो राज्य सरकार के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल थी जो कि एक रूरल डोमिनेटेड थी, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वो ठेकेदार टाइप पार्टी बन गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एलीट और रिच फार्मर्स थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा उठाया। लेकिन क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहली बात तो लेबर की आवश्यकता थी, क्योंकि आपको ज़मीन को बोना था, सीड्स डालने थे, फर्टिलाइज़र डालना था। अब लेबर पंजाब में उतनी थी नहीं, तो उस समय केंद्र सरकार की एक नीति के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार से भारी मात्रा में लेबर को पहुंचाया गया। और जैसे ही ये लेबर पंजाब आई, इस लेबर ने पंजाब में आते सार सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को ड्राइव करना चालू तो कर दिया। अब पंजाब में एक एलीट वर्ग ऑफ फार्मर क्रिएट हो गया, वो वर्ग जो ग्रीन रेवोल्यूशन को एग्जीक्यूट कर पा रहा था। ये वो वर्ग था जिसके पास पैसा था हाई यील्ड वैरायटी सीड खरीदने का, फर्टिलाइज़र खरीदने का, इरिगेशन फैसिलिटी लेने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक लेबर वर्ग क्रिएट हो गया। अब ये जो लेबर वर्ग था, ये लेबर वर्ग पंजाब का खुद का नहीं था, ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार का था। और जैसे ही ये लेबर वर्ग वहाँ आया तो उस समय केंद्र सरकार के दौरान एक डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग पंजाब में चालू हुई। और वो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग ये हुई कि जैसे ही ये उत्तर प्रदेश और बिहार की लेबर आके सेटल होती थी पंजाब में, इनको वोटर लिस्ट में एन्यूमरेट करना चालू कर दिया। तो केंद्र सरकार को ये लगता था कि भाई अगर हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार की आई हुई लेबर की पॉपुलेशन बढ़ा दे पंजाब में और सिख पॉपुलेशन को घटा दें, तो उस वजह से जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होगा उसकी वजह से अकाली दल का होल्ड तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि अकाली दल जो थे वो क्योंकि अपने आप को एक प्रकार के ठेकेदार बना चुके थे और वो ग्रीन रेवोल्यूशन को एक एलीट वर्ग ऑफ फार्मर्स के साथ मिलकर ड्राइव कर रहे थे, तो ये जो पंजाब में एक रिच फार्मर वर्ग था जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया, तुरंत बहुत सारा पैसा कमाया। और जैसे ही पैसा कमाया, इन्होंने अपने बच्चों को
तुरंत बाहर भेजना चालू कर दिया, क्योंकि 1960 के और 1970 के दशक में बाहर के देशों में वीज़ा रेजीम्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। और क्योंकि वीज़ा रेजीम्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे तो उस कारण से क्या हुआ कि जैसे ही ये बच्चे, इन लोगों के पंजाबी सिख बच्चे बाहर जाने लगे और यहाँ पर दूसरी जगह पर डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग होती गई कि यूपी और बिहार की लेबर का वोटर लिस्ट में न्यूमरेशन होने लगा, तो आप चीज़ को समझिए कि पंजाब के अंदर एक डेमोग्राफिक एक्सपेरिमेंट होने लगा कि सिखों के राज्य में सिख पॉपुलेशन ग्रेजुअली इन्फ्लुएंशियल होने के नाते वो इन्फ्लुएंस उसका घटने लगा। लेकिन समस्या और बढ़ गई। समस्या ये बढ़ गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, जो 1966 में स्टार्ट हुआ, 10 साल के बाद 1975-76 के आसपास उसने सैचुरेशन दिखाना शुरू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में 10-11 साल के बाद इनकम लेवल राइज होने बंद हो गए। जब इनकम लेवल राइज होने बंद हो गए तो जाहिर सी बात है कि बाहर जो बच्चे गए हुए थे उनकी लाइफ को सस्टेन करने के पैसे ख़त्म हो गए, तो काफ़ी बच्चे तो उस केस में रिटर्न आने लग गए। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि 1970 के दशक में विश्व स्तर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, खास करके कनाडा, खास करके यूरोप के देश, लंदन वगैरह जैसे, ब्रिटेन वगैरह हो गए, जहाँ पर ये पंजाब के सूबे से बच्चे जा रहे थे, वहाँ पर उन कंट्रियों ने वीज़ा नॉर्म्स को टाइटन करना चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने वीज़ा नॉर्म्स को टाइटन करना चालू किया तो आप सोचिए क्या हुआ कि वहाँ से बहुत सारे बच्चे वापस आ गए। और जैसे ही वो बहुत सारे बच्चे वहाँ से वापस आने लगे तो अब आप देखिए क्या हुआ कि ये बच्चे वो लोग थे जो गए थे बाहर एक ड्रीम लेके। लेकिन पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इनकम का सैचुरेशन हुआ, उसकी वजह से इनके लाइफस्टाइल वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाए, माँ बाप पैसा नहीं भेज पाए और वहाँ पर ये लोग कुछ काम नहीं कर पाए तो वापस आ गए। दूसरी बात क्या हुई कि वीज़ा रेजिम्स टाइटन हुए तो जो बच्चे जाना चाहते भी थे वो भी अब नहीं जा पाए। और तीसरी चीज़ क्या हो रही थी कि पंजाब की सोसाइटी में उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लेबर भर के आ रही थी, उसका वोटर लिस्ट में एनुमरेशन बढ़ के उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और यहाँ पर जो सिख पॉपुलेशन थी, इंक्लूडिंग वो जो इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन, जो वेल्दी पॉपुलेशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुकी थी और उसका फ़ायदा उठा रही थी, ये वो पॉपुलेशन थी जिसके पास अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो पंजाब में 1970 के दशक में एक गंभीर सी परिस्थिति पैदा हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ऐसा आफ्टर इफेक्ट पैदा हो गया कि एक वोलाटाइल कंबस्टेबल मास बेस रेडी था और अनएम्प्लॉयड यूथ, इस अनएम्प्लॉयड यूथ ने डिविएंट प्रैक्टिसेस अपनाने चालू कर दिए। और ये डिविएंट प्रैक्टिसेस में इन्होंने अल्कोहलिज्म चालू कर दिया, इन्होंने केश काटने चालू कर दिए, इन्होंने सिख प्रिंसिपल से डिविएशन चालू कर दिया। तो अब आप एक चीज़ को समझिए, एक इकोनॉमिक प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव फूड शॉर्टेज को एड्रेस करने था, उसका एक सोशल कॉन्सिक्वेंस हुआ और उस सोशल कॉन्सिक्वेंस से पैदा हुआ एक रिलीजियस क्राइसिस कि वो जो सोशल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से जो रिलीजियस डिविएशन देखने को मिला, इस रिलीजियस डिविएशन को इवेंचुअली फिर मटीरियलाइज किया गया खालिस्तान की मूवमेंट में। तो आज की डेट में कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन को आप एक इकोनॉमिक नज़रिए से देखें, क्योंकि हमारी जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं भारत में, आपके स्कूलों में भी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन केवल इकोनॉमिक्स की बुक्स में होता है, हम उसका कभी भी सोशल इम्पैक्ट नहीं बताते, हम उसका कभी भी ये सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंस नहीं बताते कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये जो इनकम लेवल्स डिक्लाइन हुए, इस इनकम लेवल डिक्लाइन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो रिलीजियस डिविएशन हुए, इस रिलीजियस डिविएशन के कारण जो सिक्योरिटी खतरा खालिस्तान का पैदा हुआ, क्योंकि एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पैदा हुआ। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस था, ये सारी चीज़ें आज की डेट में हमें कंपेल करता है इस चीज़ के ऊपर अमल करने के लिए कि किसी भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव को हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के नज़रिए से नहीं देखना। हर एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव का, क्योंकि वो सोसाइटी पे होता है, उसका इम्प्लीकेशन तो उसके सोशल, और ख़ास करके सोशल की वजह से अगर उसके कोई रिलीजियस और सोशियो रिलीजियस के साथ साथ अगर उसके कोई सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इस पूरे इकोसिस्टम को समझना आज की डेट में बहुत आवश्यक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को देखने का नज़रिया आपका ज़रूर बदला होगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम केवल एक इकोनॉमिक नज़रिए से देखते हैं, अब आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन को देखने के मल्टीपल नज़रिए हैं। धन्यवाद।